सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। आज हम एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, और वो सेशन हुआ इकोनॉमिक्स को लेकर। 11वीं की इकोनॉमिक्स के भी सेशन स्टार्ट किए जाएंगे। फिलहाल हम +2 के यानी 12th के इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, और ये बहुत ही बेसिक लेवल की बुक है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। दूसरा यूटिलिटी एनालिसिस है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, राइट। देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कितने टाइप के मार्केट होते हैं। इंडेक्स नंबर्स पढ़ेंगे हम। नेशनल इनकम थियरी पढ़ेंगे, नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या डायमेंशन है उनके। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इंडिया में पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे लास्ट में है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ये रिसेंटली इस बुक में से जोड़ा गया है। और अगर इस किताब की, इस बुक की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बेसिक बुक है, जिसे हम एक एक करके कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक्स लेवल पर यानी बेसिक लेवल पर ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम समझेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ये डिस्कस करने के पहले हम समझ लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक टाइप की स्टडी है। क्या है वो? एक तरह की स्टडी है। इसको दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो एक तरह का एनालिसिस है। किस चीज का एनालिसिस? खासकर प्रॉब्लम्स का। कौन से प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक लेवल के प्रॉब्लम। हम इकोनॉमिक्स को जब भी पढ़ेंगे, हमेशा हमारा एंगल कंट्री लेवल पर होगा। किसी देश के बारे में, जनरली हम भारत के बारे में ही सोचेंगे। इंडिया में अवेलेबल रिसोर्सेस, राइट, उनको यूज़ करने वाले लोग यानी कंज्यूमर, राइट, सप्लायर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, जो भी इकोनॉमी के ब्रांचेस होते हैं। इकोनॉमी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वो सारे ब्रांचेस को हम एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह की स्टडी है या एनालिसिस है। क्या एनालिसिस है? कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सबके इच्छाओं की पूर्ति यानी कि सबको सेटिस्फेक्शन कैसे दिया जाए। चाहे वो सप्लायर हो तो उसको कैसे सेटिस्फाई करूँ, कंज्यूमर हो तो कैसे सेटिस्फाई करूँ, राइट। या कोई भी है, बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कई सारी चीज़ें हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हम इकोनॉमिक के मद्देनज़र रखते हैं और उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट। हम इकोनॉमी को दो पार्ट में एनालिसिस करते हैं, यानी इकोनॉमिक की किसी भी टर्म को अगर हमें उसका सोल्यूशन निकालना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम दो तरीका इस्तेमाल करते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो का सिंपल मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का सिंपल मीनिंग होता है बिग या ह्यूज, राइट। अगर किसी इकोनॉमिक फैक्टर का, जैसे कि किसी इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, कमोडिटी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, राइट, या लोगों के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, किसी कंज्यूमर के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी इकोनॉमिक टर्म को अगर हम छोटे लेवल पे एनालिसिस करते हैं तो उसको माइक्रो कहते हैं। और किसी भी इकोनॉमिक टर्म को जो कि बहुत बड़ा होता है उसको एनालिसिस करते हैं तो हम मैक्रो कहते हैं। जैसे नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम किससे रिलेटेड है? कंट्री से रिलेटेड है, तो ये बड़ा मुद्दा हो गया, बड़ा टॉपिक हो गया। तो बड़ा टॉपिक किसके थ्रू एनालिसिस किया जाएगा? मैक्रो के थ्रू। अब इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम का मतलब है किसी एक इंसान का इनकम। तो एक इंसान के इनकम का अगर हम स्टडी करेंगे तो किसके अंदर में आएगा? माइक्रो में। ये बात हमें ध्यान रखनी है।
तो माइक्रो यानी छोटी स्टडी, छोटे लेवल पे स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी, सिंगल स्टडी, और मैक्रो यानी कि कलेक्टिव स्टडी, सबकी स्टडी, ग्रुप की स्टडी। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें समझें। तो इस पूरी बुक को हम लोग वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और इवन करेंगे भी, कोशिश नहीं बिल्कुल करेंगे। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे, समझने की कोशिश करना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच बनाए गए हैं, मतलब इसके पहले भी इकोनॉमिक स्टडी होती थी। ऐसा तो देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री कहाँ से है, हमारी हिस्ट्री चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के टाइम से है। जब चाणक्य थे तो उन्होंने पहले एक बुक लिखी थी जो इकोनॉमिक्स के नाम से जानी जाती है। तो इकोनॉमिक्स तो तब से फॉलो हो रहा है, लेकिन आज के डेट में हम इकोनॉमिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। ठीक है, और इसके हिसाब से हम स्टडी करते हैं। ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज की एक भाषा है, वहाँ से ये लिया गया है, जिसे जो वहाँ का वर्ड है उसे कहते हैं माइक्रो, और इससे ये माइक्रो बनाया गया है इंग्लिश में, और जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स स्मॉल या अ मिलियंथ पार्ट। मिलियंथ पार्ट का मतलब है कि कोई एक चीज़ लो, उसके 1,00,000 टुकड़े कर दो, और उसमें से जब एक टुकड़े की स्टडी करेंगे तो वो स्टडी हमारी माइक्रो स्टडी होगी। यानी समझने की कोशिश करो कि कितनी छोटी, मतलब छोटी से छोटी चीज़ की स्टडी करना माइक्रो होता है। जब हम उसके बहुत ही कोई भी एक सामान पकड़ लो, घर में कोई एक चीज़, जैसे लैपटॉप ही ले लो या मोबाइल ले लो, तो मोबाइल के किसी एक पार्ट की स्टडी करना माइक्रो स्टडी हो गया। लाइक कि मोबाइल के स्क्रीन की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो स्टडी, जब मोबाइल के कैमरे की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो स्टडी, उसके मदरबोर्ड की, उसके बैटरी की, सबकी स्टडी हम जब अलग अलग करेंगे, एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, तो माइक्रो स्टडी होती है। और जब हम एक साथ सबकी स्टडी करते हैं, यानी पूरे मोबाइल की जब स्टडी करूंगा तो क्या कहलाएगा, वो मैक्रो कहलाएगा। तो क्या है, मैक्रो कहाँ से लिया गया है? इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका नाम क्या है, मैक्रोस। यहाँ पे आई था, यहाँ पे ए है, मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, बड़ा। ध्यान देना, माइक्रो का मतलब था स्मॉल, और इसका मतलब है लार्ज। These terms were coined by Norwegian economics Ragnar Fringe of Oslo University in 1933। तो ये देखो बहुत ही रिसेंट का कॉन्सेप्ट है, जो रैगनर फ्रिंज नाम की इकोनॉमिक्स ने दिया था। ये शायद प्रोफेसर थे ओस्लो यूनिवर्सिटी में। तो 1933 में कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि इकोनॉमिक्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस इन्होंने क्या बताया, एक बताया माइक्रो और एक बताया मैक्रो। यानी कि एक तो हम इकोनॉमिक के अंदर फैक्टर्स को माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे और एक मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रैगनर फ्रिंज के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हो, ये थियरी टाइप है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम माइक्रो समझेंगे, इसके बाद हम मैक्रो भी समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। देखो ध्यान दो, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी स्मॉल पार्ट, जब हम उस स्मॉल पार्ट की स्टडी करेंगे तो माइक्रो आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब भी हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे, नेशनल लेवल पर चीज़ों को समझने की, नेशनल लेवल पर देख कर चीज़ों को समझेंगे। यानी नेशनल यानी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हमें इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि किसी देश के जो भी इशूज है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। और देश के इशूज जो होते हैं इकोनॉमिक लेवल पे ही होते हैं। क्या कह रहा है, इकोनॉमी दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स है, जैसे मैं एकदम छोटे से फैक्टर बताता हूँ, जैसे प्राइस। तो जब प्राइस के बारे में स्टडी करेंगे तो माइक्रो लेवल पे आएगा, राइट। डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे तो माइक्रो लेवल पे आएगा। सप्लाई के बारे में जब स्टडी करेंगे तो माइक्रो लेवल पे आएगा। तो नेशनल इकोनॉमी में जो भी मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन मुद्दों की जब भी चर्चा करेंगे और उसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे, वो हमारा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ के उसके बिहेवियर, उसके एक्शन के इंडिविजुअल पार्ट पे ध्यान देते हैं। यानी जो भी इंडिविजुअल चीज़ है उसके एक्शन और बिहेवियर पे ध्यान देते हैं। सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो इंडिविजुअल कौन हो सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है, वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, राइट।
और कोई प्राइस भी हो सकता है, या मतलब कोई कमोडिटी होती है जिसकी प्राइस के बारे में हम बात कर सकते हैं, या और कोई फैक्टर हो सकता है, यानी और इकोनॉमिक टर्म जो भी होते हैं उनमें हम इसकी स्टडी कर सकते हैं माइक्रो लेवल पे, राइट। सो अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है हमारे नेशनल इकोनॉमी के किसी भी छोटे पार्ट का, राइट। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं, दो है, हम स्मॉल वाला लेंगे जो याद करने के लिए भी बेटर होगा, राइट। सो मॉरिस डॉब क्या कहते हैं? ये भी इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी है। थ्योरी क्या कहती है इनकी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्से की जब स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और छोटे छोटे हिस्सों की स्टडी कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोपिक तरीके से। आई होप माइक्रोस्कोपिक पता है। सो द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे कुछ स्कोप्स दिए हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन बातों पे चर्चा कर सकते हैं या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पहला है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस की बात हो रही है, जिसके अंदर हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे, राइट। फिर दूसरा फैक्टर है जिस पे हम बात करेंगे माइक्रो में, वो है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि जो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, तो इनको मिलने वाले जो भी पैसे हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेंट लिखा है, तो किसी को रेंट किस हिसाब से दिया जाए, वेजेस कितना दिया जाए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट रिटर्न में प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए कहीं पैसा लगाया तो ये सब की स्टडी हम लोग माइक्रो लेवल पे करते हैं। और लास्ट में है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे करें। तो बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे होगा? या प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन होगा अच्छा होगा तो कंजप्शन भी अच्छा होगा, तो हमें कंजप्शन भी इसमें पढ़ना है, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और हम बाकी आगे भी चीज़ें समझेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं कि स्कोप है क्या। सबसे पहले है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है और क्या कहता है कि प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में कभी भी समझना है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस, जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, तो आपको उसके डिमांड और सप्लाई के हरकत को समझना होगा। मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो थियरी भी है अलग से जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल ये है कि मान लो कि 200 लोग हैं और वो सेम चीज़ डिमांड कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट। मान लो कि कोई मोबाइल फ़ोन डिमांड कर रहे हैं, राइट। लेकिन मोबाइल फ़ोन की सप्लाई मार्केट में कितनी है? सिर्फ 50 है, यानी डिमांड तो 200 लोग कर रहे हैं, यानी 200 मोबाइल चाहिए, लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है? 50। तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पे जो मोबाइल का प्राइस होगा वो जनरली हाई होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है? कम है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो इनमें से हर एक कोशिश करेगा कि ये जो मोबाइल है ये मैं पहले खरीदूँ, क्योंकि कम है ना, मार्केट में कम है तो लोग बहुत फटाक से खरीदने की कोशिश करेंगे, और मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। इस उद्देश्य से जब फ़ोन को खरीदा जाएगा तो वो हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी होंगे मोबाइल का। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है इकोनॉमिक में, इसे प्लीज़ समझना कि जब भी मार्केट में चीज़ें कम होती हैं लेकिन उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ज़्यादा होता है, यानी जिसको बहुत लोग पूछ रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है। अब ठीक, इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे 50 लोग हैं, ठीक ना, यहाँ पे 50 पीपल हैं, लेकिन जो फ़ोन का डिमांड है, फ़ोन का जो सप्लाई है वो 200 है। कहने का मतलब कि लोग 50 हैं और वो 50 ही डिमांड कर रहे हैं, मतलब 50 ही लोग हैं, वो 50 डिमांड कर रहे हैं, राइट। लेकिन मार्केट में फ़ोन कितना अवेलेबल है? 200, यानी कि हर एक इंसान पे 4 फ़ोन अवेलेबल है, ऐसा देखा जाए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है। तो जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे वो सस्ती होती है, प्राइस क्या होता है? कम होता है। तो इस पॉइंट को पढ़ने का सिंपल मतलब ये था कि
हम माइक्रो में ये स्टडी करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार होते हैं, डिमांड और सप्लाई, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस। देखो यहाँ पे लिखा भी है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में क्या, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कोई इंसान प्रोडक्ट को कब खरीदता है, कैसे खरीदता है, उसकी इनकम कितनी होती है, तो कैसे इन्वेस्ट करता है, मतलब सब कुछ। फिर सप्लाई एनालिसिस पढ़ेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड में हम कंज्यूमर्स को ध्यान देते हैं और सप्लाई में हम प्रोड्यूसर को ध्यान देते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है प्रोड्यूसर से रिलेटेड है और कंज्यूमर और डिमांड जो है कंज्यूमर से रिलेटेड है। कंज्यूमर कौन, जो प्रोडक्ट को यूज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। अब यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग को जरा समझो। इसको हम ये भी कह सकते हैं थियरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 लोग आते हैं या 4 चीजें आती हैं। एक आता है लैंड, एक आता है लेबर, ठीक है, एक आता है कैपिटल और लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। 1 मिनट, ओके। सो हाँ, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आती हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए फैक्टर्स, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए फैक्टर्स। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल या लैपटॉप होगा, तो ये जो मोबाइल या लैपटॉप है इसे बनाने के लिए, राइट, ये जो मोबाइल या लैपटॉप है इसे बनाने के लिए हमने कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाई गई होगी। फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, जमीन, जिसे हम लैंड बोलते हैं। उस पर अब जमीन तो आ गई, ठीक है ना, जमीन हो गई। अब लोग चाहिए वहां काम करने के लिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, नहीं लेबर चाहिए। जमीन और लोग को, जमीन खरीदने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल यानी पैसा, वो भी हम बैंक से कहीं से लेकर आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर यानी मालिक, क्योंकि इन सबको जो लाएगा, जो जमीन लेकर आएगा, जो पैसा लेकर आएगा, जो लेबर को रखेगा, वो सब कौन करेगा, वो एक मालिक करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा। तो ये 4 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। आप दुनिया में ध्यान दो, आपके घर में जो भी चीज़ें नजर आ रही हैं, कुछ भी देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो वो चीज़ें इन चारों से मिलकर ही बनी हैं। ट्यूबलाइट देख लो, फैन देख लो, एसी देख लो, फ्रिज देख लो, राइट, वॉशिंग मशीन देख लो, किचन में जितने सामान है वो देख लो, आपके कपड़े देख लो, खाना भी देख लो। इन सब में आप सोचोगे कि यार ये सब कैसे बनते हैं, तो आप देखोगे कि चारों यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जब ये चारों काम कर रहे हैं तो रिटर्न में कुछ लेंगे भी ना। लैंड, जमीन इस्तेमाल हो रही है तो जमीन के बदले कुछ मिलेगा, लेबर काम कर रहा है तो उसको भी कुछ मिलेगा, जहाँ से पैसा उधार लिया गया उन्हें भी कुछ मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर इतना मेहनत कर रहे तो इसे भी कुछ मिलना चाहिए। तो इन चारों को जो रिटर्न में मिलता है, इन चारों को जो रिटर्न में मिलता है, राइट, उसे हम कहते हैं रेंट, यानी रेंट जो है वो लेबर को मिलता, सॉरी लैंड को मिलता है। वेजेस यानी एक तरह की सैलरी होती है जो लेबर को मिलती है। इंटरेस्ट यानी जहाँ से उधारी लिया गया है कैपिटल, उस कैपिटल पे दिया गया इंटरेस्ट, ब्याज, और लास्ट में प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन लेगा, एंटरप्रेन्योर। तो हम समझ क्या रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी करके हम ये समझते हैं कि किस लैंड का रेंट कितना होना चाहिए, किसको कितना वेजेस मिलना चाहिए या मिल रहा है, ठीक ना, किस कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, और किसको किस बिजनेस पे कैसे प्रॉफिट और कितना मिलना चाहिए। तो जब हम इस लेवल पे स्टडी करते हैं, रेंट पता करने के लिए, वेजेस पता करने के लिए, इंटरेस्ट पता करने के लिए, प्रॉफिट पता करने के लिए, तो जिस थियरी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वही हम इसको पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी करते हैं कि लैंड को कितना रेंट, लेबर को कितना वेजेस, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक ना। आई होप समझा। आगे चलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर, ये जो शब्द है इसको समझो, हम समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं। अगर इसको और थोड़ा अच्छे से समझो तो ये आर्थिक कल्याण की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये राइटिंग खराब है, देख लेना, आर्थिक कल्याण।
आर्थिक कल्याण, यानी कि कहने का मतलब इकोनॉमिक लेवल पे अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए कह रहा है। क्या थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रॉपर यूज, आप ऐसा कह सकते हो, प्रॉपर यूज या एफिशिएंट यूज। तो एफिशिएंसी इन द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज जहाँ अवेलेबल नहीं है उन्हें वहाँ अवेलेबल करके देना। अगर आप ध्यान दो कि आपके घर में आज जो भी चीज़ें हैं वो इसी का एग्जाम्पल है, क्या अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि जो चीज़ जहाँ ज़रूरत है उसे वहाँ पहुँचा देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ है या जो चीज़ वहाँ नहीं है उसे कहीं से भी लाके अवेलेबल करके देना। जैसे कि पेट्रोल, आज हम पेट्रोल की बात करेंगे। तो पेट्रोल जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे है, खाड़ी देशों में है, दुबई में है, रशिया में है, इन सब देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? पूरे वर्ल्ड में। कैसे? प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम हर तरह के रिसोर्सेज को उन जगहों पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। इसी अलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मीनिंग ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ हो वहाँ पे वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, और वो पहुँचना चाहिए। इसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करनी होगी, ठीक ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं आते हैं। सो एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेंड when it result in maximization of satisfaction of people। देखो अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक क्यों पढ़ रहे हैं? लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे कि आपको पढ़ना है, एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन कैसे मिलेगी? जब सरकार आपके पास वो रिसोर्सेज पहुंचाएगी। और रिसोर्सेज कैसे पहुंचाएगी? स्कूल बना के, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, एनर्जी यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। आज आईटी का ज़माना है, तो कोशिश हो कि हर किसी के हाथ में लैपटॉप या मोबाइल हो, इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा हो, तभी तो एजुकेशन ले पाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो पॉइंट क्या कह रहा है ये? एक तो पॉइंट क्या कहना चाहता है? allocation of resources is attained when it results in, allocation of resources हम तब सक्सेसफुल मानेंगे जब तक कि जो लोगों का सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज ना हो पाए, यानी उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है, अक्सर खासकर नॉर्थ इंडिया में, जैसे यूपी बिहार में हम देखते हैं कि हमेशा कंप्लेन आती है कि जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। यानी रिसोर्सेज तो लोगों तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब फिर भी लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये ओवरऑल पैकेज है। हमें रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से पहुंचाना है कि लोगों का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पाए, यानी लोगों का भला हो, वेलफेयर हो। सिर्फ नाम के लिए स्कूल खोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, टीचर्स वैसे हैं कि नहीं है, लेबर टीचर्स, मतलब अब यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में टीचर्स भी लेबर हो गए। इकोनॉमिक टर्म में जो हमने लेबर ऊपर पढ़ा, यहाँ पे टीचर्स वो लेबर कहलाएंगे। सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसीज। तो हम जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इतना पढ़ रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं। क्या है? पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। यस, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। यस, हम सबको पता होना चाहिए 11th की पूरी बुक पढ़ने के बाद कि इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या हैं? स्कैर्स हैं, यानी कि कम हैं। और कम रिसोर्सेज में हमें हर किसी की इच्छाएं पूरी करनी है। तो उन रिसोर्सों को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी हो? तो पहला काम कर रहा है कि भाई जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे बर्बाद मत करो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ, ठीक है। सेकेंड है एफिशिएंसी इन कंजप्शन। अब गुड्स एंड सर्विसेज तो आपने ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। पहला काम तो ये करना है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे से बनने चाहिए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी में। यानी जैसे कि ये ठीक उसी तरह है कि भाई आपके पास 100 रुपये हैं और आपको भरपेट खाना खाना है, तो आप 100 रुपये में ही कोई ऐसी चीज़ खाओगे जिससे पेट भरे। और किसी के पास 1000 रुपये हैं
तो 1000 रुपये तक का सोचता है कि इससे पेट कैसे भरें। अब जैसे कि 1000 रुपये हैं किसी के पास और वो कोई बहुत महंगी सी कॉफ़ी शॉप में जाकर 2 कप कॉफ़ी पी लेता है, तो 1000 रुपये के तो उसके ऐसे ही खत्म हो गए और पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन एक दूसरा इंसान है जिसके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपये हैं, वो मस्त जाके समोसे वड़ा पाव कुछ भी, मतलब पेट भरने से फिलहाल यहाँ मीनिंग है कि पेट भरना, भूख मिटना चाहिए, तो कुछ भी जाके 100 रुपये में अच्छा खासा भरपेट खाना खा सकते हैं। तो हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। और दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं कंजप्शन, अब तो गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए सबसे ज़्यादा हो गए, लेकिन उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। जैसे एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच ए वे दैट मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं, जैसे सरकार बना रही है, इंडस्ट्रीज बना रही हैं, संस्थाएं बना रही हैं, राइट, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। खासकर अगर सरकार की तरफ से बात करूँ तो सरकार एनर्जी दे रही है, एजुकेशन दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड दे रही है, राइट, हॉस्पिटल्स देने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ इस तरह से लोगों में दिया जाए कि सोसाइटी का क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, या उसे इस तरह से कंज्यूम किया जाए कि उसका सोसाइटी का वेलफेयर हो। हम अक्सर देखते हैं कि लोग सरकारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, तो वो मिसयूज़ करना क्या हो गया, सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं हुआ, वो सोसाइटी का वेलफेयर का बोलते ना नुकसान हो गया एक तरह से। तो हमें नुकसान नहीं करना है। हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, अगर हमारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये की कदर करनी है और 100 रुपये को अच्छे से कंज्यूम करना है, ना कि अब 100 रुपये आ गए तो किसी भी तरह कंज्यूम करें, या 1000 रुपये आ गए तो किसी भी तरह कंज्यूम करें, राइट। तो पहला था कि प्रोडक्शन में हमें एफिशिएंसी दिखानी है, हमें ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। दूसरा है कंजप्शन करना है अच्छे से का मतलब है इस तरह से कंज्यूम करना है कि ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, सोसाइटी को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अब ओवरऑल में क्या लिखा हुआ है कि इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल। यस, अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, सीधी सी बात है ना, धरती पे जो भी रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है, यानी खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी। जैसे हम कहते हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पानी कम हो रहा है बहुत जगह, तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें तो लिमिटेड ही, अनलिमिटेड कुछ नहीं है, राइट। सो उनका इस्तेमाल ऐसे करना है एफिशिएंटली कैसे, सबसे पहले तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ बनानी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिजायर्ड बाय द पीपल का मतलब क्या है, आज लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे पुराने ज़माने से एक बात कही जाती है, कपड़ा, रोटी, मकान। पुरानी पिक्चरों में देखे रहोगे, कपड़ा, रोटी, मकान, यानी खाना, एक तो कपड़ा यानी पहनने के लिए, तन ढकने के लिए, रोटी यानी खाना, फूड, और मकान यानी शेल्टर, ठीक ना, बोलते ना क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर। लेकिन आज इकोनॉमिक इतनी तेज आगे चली गई है, इतना आगे सोसाइटी बढ़ चुका है कि आज इसमें 2 चीज़ और जोड़ दी गई है। क्या, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। तो आज जो लोगों की ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो ये 5 हैं, क्लोथ, फूड, शेल्टर यानी घर, उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ। ये 5 चीज़ें आज लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि इन 5 के अराउंड हमें पहले कोशिश करनी है कि चीज़ों को बनाना है और लोगों में बांटना है। जैसे कि लोगों का पेट भरना पहले ज़रूरी है, ना कि डांस करना पहले ज़रूरी है, राइट। तो डांस वाली चीज़ें पहले नहीं बनाई जाएंगी, पहले भूख मिटे ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी। लोगों के लिए घर पहले ज़रूरी है, तो घर पे हमें काम करना है, ना कि पार्क बनाने पे काम करना है। समझने की कोशिश करो, सबसे पहले क्या ज़रूरी है वही यहाँ पे बात लिखी है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है कि हमने गुड्स बहुत बना लिए, हम कंजप्शन भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई सबसे पहले वो चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी है, ठीक ना। सो microeconomic theory shows under what condition this efficiency are achieved. Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. तो अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखें, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो यहाँ पे 2 बातें निकलती हैं। पहली बात कि हम हर चीज़ के प्राइस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लैंड के रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लेबर के वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम हर चीज़ की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वहाँ इस वैल्यू को यहाँ पे क्या प्राइस के नाम से डिनोट किया है कि हम प्राइस थ्योरी पे काम करते हैं माइक्रो में,
और रिसोर्स एलोकेशन पे, यानी कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए उसके बारे में। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू होल इकोनॉमी। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी नहीं करते, यानी एग्रीगेट का मतलब तो टोटल लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं। हम किस लेवल पे स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पर, राइट। चलो, सो दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे तो हम नेशनल लेवल की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हम नेशनल लेवल की चीज़ों के छोटी यानी कि एक फैक्टर के ऊपर ध्यान देंगे। अभी ये सब नेशनल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, तो इसमें माइक्रो नहीं, इसमें हम मैक्रो इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, राइट। और ओके सॉरी क्या हो गया, हाँ। So theory of growth, theory of business cycle, monetary physical policy are beyond limits of microeconomics। तो भाई क्या कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक के परे है ये सब स्टडी। पॉवर्टी की स्टडी मैक्रो में होती है, इनइक्वालिटी मैक्रो में होती है, थियोरी ऑफ ग्रोथ मैक्रो में होती है, ये सब माइक्रो के काम के बाहर है। ठीक है, आई होप समझिए। तो आगे चलते हैं। सो हम अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स में क्या है? पहला, हम माइक्रो के फीचर्स पढ़ रहे हैं, इसको समझ जाओगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा समझ जाएंगे। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यहाँ पे हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? किसी भी सिंगल यूनिट की स्टडी करेंगे माइक्रो में। सो माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि जैसे डिमांड, तो हम डिमांड के बिहेवियर के बारे में समझेंगे कि डिमांड का बिहेवियर कैसा है। जैसे नॉर्मली एक थियरी है कि भाई प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये थियरी कैसे समझ में आई? जब हमने इसकी माइक्रो स्टडी की। आगे हम पढ़ेंगे, ये थियरी है, एक लॉ है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, यानी मार्केट में जब चीज़ें महंगी होती है तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, और जैसे ही सस्ती होती है लोग थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं या ज़्यादा खरीदना चालू कर देते हैं। तो ये थियरी कैसे बनी? माइक्रो स्टडी करके डिमांड की, उसी तरह से सप्लाई की है, उसी तरह से और भी फैक्टर्स की है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हम सिंगल चीज़ों की स्टडी करते हैं माइक्रो में। दूसरा, प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो लिखा भी है, एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिटरमाइन करना हो तो हम लोग माइक्रो स्टडी करते हैं, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके प्राइसेस के बारे में, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसके बारे में बात करनी है तो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे प्राइस थियरी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्राइस थियरी किसके अंडर में आता है, तो कहना है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। ठीक है ना। थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल लेवल पर, इक्वली चीजों को देखना। क्या है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, और क्या है? इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस और स्टडी इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक का हेल्प लेंगे किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, तो हम इंडिविजुअली सबकी स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर मैं डिमांड की स्टडी कर रहा हूँ तो मैं सप्लाई के बारे में नहीं सोचूंगा, सप्लाई को हमेशा अलग रखूंगा, और जब मैं सप्लाई के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो डिमांड को हमेशा अलग रखूंगा, यानी कोई भेदभाव नहीं, इक्वली मैं दोनों की स्टडी करूंगा, इक्वल लेवल का। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक मोबाइल का एग्जाम्पल लिया था, राइट, एक मोबाइल का एग्जाम्पल लिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे बटन बना लेते हैं और ये डिस्प्ले हो गया, राइट। तो इस मोबाइल के एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो स्क्रीन की स्टडी अलग होगी, उसकी बैटरी की स्टडी अलग होगी, राइट, और क्या हो सकता है, उसके सॉफ्टवेयर की स्टडी अलग होगी, उसके मदरबोर्ड की स्टडी अलग होगी, उसके कैमरे की स्टडी अलग होगी। अब मैं सब पार्ट अलग अलग कर दूं और इन पार्ट्स की एक एक करके स्टडी करूं, तो ये माइक्रो स्टडी है। और बिना भेदभाव के, यानी जब मैं स्क्रीन की स्टडी कर रहा हूँ तो मैं बाकी सबकी को कांस्टेंट समझूंगा, यानी उन सबके बारे में नहीं सोचूंगा, उनको बीच में नहीं लाऊंगा, सिर्फ स्क्रीन की स्टडी करूंगा। और यही है इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी अलग अलग स्टडी तो करेंगे लेकिन भेदभाव नहीं करेंगे, सबकी स्टडी बराबर करेंगे, राइट। चलो आगे है
बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, यस। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे थियरियां एजम्पशन बेस्ड है, इवन पूरा इकोनॉमिक ही एजम्पशन बेस्ड है। एजम्पशन का मतलब है कि मान लिया गया है या अंदाजा लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अंदाजे सटीक हैं, मतलब वो थियरी है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक ना, समझोगे क्या है। तो बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बीइंग्स विद द फंडामेंटल एजम्पशन, यस, यहाँ पे एक फंडामेंटल एजम्पशन है जब भी इकोनॉमिक की बात करोगे तो, क्या, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब हम माइक्रो स्टडी करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें जब एक चीज की स्टडी हम करने वाले हैं तो हम दूसरे चीज को बीच में बिल्कुल नहीं लाएंगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की। और इसी पॉलिसी को और किसी नाम से बोला जाता है, इसका नाम है सर्टेन पैरिबस, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions make the analysis simple. तो हम आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे आपको हमेशा ध्यान रखना है बस इस पॉइंट से, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे मान के चलना है कि सप्लाई वैसे ही वैसे है, मुझे मान के चलना है कि लोगों की इनकम मार्केट में सेम है, बिजनेसेस सेम है, ठीक ना। ये हमें सब कांस्टेंट समझना है जब हम किसी एक चीज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इस स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रो में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि भाई मोबाइल के हम कई टुकड़े कर लेंगे, स्क्रीन अलग कर लेंगे, कैमरा अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे और एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे। तो ये जो मेथड हमने इस्तेमाल किया है, इसी मेथड का नाम है स्लाइसिंग, राइट। और जो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, पूरे देश में जितनी कमाई हुई उसमें से एक की इनकम, जैसे कि मैं हूँ, अगर रवि सर के इनकम को निकाल के रवि सर के इनकम को स्टडी की जाए तो ये हो जाएगा माइक्रो स्टडी, या ये मेथड का नाम हो जाएगा स्लाइसिंग मेथड। और जब हम पूरे कंट्री के इसका करेंगे तो उसका भी एक मेथड है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको लमसम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म, इसको थोड़ा समझना हल्का सा ट्रिकी है, ट्राई करो कि समझ जाओ, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस। द टर्म मार्जिनलिज्म मीन्स चेंज अबाउट इन टोटल बाय, change about in total by an additional unit, yes। अब इसे समझाने के लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि मैं एक इंडिविजुअल, जैसे कि रवि सर मैं हूँ, तो मेरे इनकम की स्टडी की जा रही है, मेरे इनकम को देखा जा रहा है कितना कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ, राइट। तो मेरी इनकम से कितना पैसा आया, एग्जाम्पल में मान लेते हैं 5 लाख, नेशनल इनकम में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 5 लाख। उसी तरह से किसी और टीचर का किया जाए, राइट, कोई ए टीचर है उसका इनकम एनालिसिस किया जाए और इनका भी करने के बाद आता है कुछ 4 लाख। फिर किसी तीसरे बी टीचर का एनालिसिस किया जाए उनकी इनकम का, उनका भी कुल जोड़ जाड़ के आ जाता है 10 लाख, ठीक ना। तो मार्जिनलिज्म का मतलब होता है कि हर किसी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, हर एक यूनिट ने, क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट वाइज स्टडी करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर यूनिट पे ध्यान देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना इंडिविजुअल यूनिट। इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा है, नेशनल इकोनॉमी कितनी सारी चीज़ें, नेशनल इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाती है, बजट आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, बैंक आ जाता है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। लेकिन हर एक यूनिट इकोनॉमी में क्या रोल अदा कर रहा है, और जो वो रोल अदा कर रहा होगा वही है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। क्या है वो, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, जो नीचे लिखा था मार्जिनलिज्म, ठीक ना, आपको ध्यान देना। सो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो मार्जिनलिज्म का मतलब ये समझना है कि हर एक एडिशनल यूनिट से जो इकोनॉमी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये मार्केट के टाइप है जो हम आगे
बुक में पढ़ने वाले, राइट, हमने देखा था वहाँ पे, आई थिंक 7th चैप्टर या 6th चैप्टर था। लिमिटेड स्कोप, ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, फीचर्स में नेगेटिव यानी कि लिमिटेशन भी आते हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं। तो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। यस, यही तो इसकी कमी है कि हम माइक्रो स्टडी में सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान दे सकते हैं, हम पूरे लेवल यानी एग्रीगेट लेवल पे ध्यान नहीं दे सकते, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते। इट डज नॉट डील विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यस, ये राष्ट्रीय लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, पॉवर्टी गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, राइट, और इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि। तो ये जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं ये सब नेशनल लेवल पे हैं, और नेशनल लेवल के प्रॉब्लम जो है मैक्रो के थ्रू डील किए जाते हैं, यानी मैक्रो एनालिसिस से, और माइक्रो से नहीं, इसीलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला है प्राइड एस्टिमेशन, क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या समझते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में, उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, ये हमें माइक्रो में समझ में आता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द working of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods, such as what to produce, yes, such as what to produce, how to produce, and how much to produce, are taken at individual level. There is no intervention by the government or any other agency. तो कहने का मीनिंग है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में, मतलब आज जो हमारा इंडियन मार्केट, खासकर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो ये मिक्स मार्केट है। मिक्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी भी तरह से बिजनेस चालू कर सकता है, जो जिस प्रोडक्ट का चाहता है उस प्रोडक्ट का कर सकता है, बट अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यानी कि जो इलीगल है उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और अपने मनमानी तरीके से बिजनेस को किसी भी तरह नहीं चला सकता। कुछ रूल्स रेगुलेशन है, बिजनेस चला सकता है फ्रीली, प्रोडक्ट कोई भी बेच सकता है जो इलीगल ना हो, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स इकोनॉमी है, राइट। तो माइक्रो में हम माइक्रो का हेल्प हम इसमें कैसे लेते हैं फ्री मार्केट में, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए इसकी स्टडी हम माइक्रो लेवल पे करते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगर हमने डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, फिर वो डिसाइड ये करने में हेल्प करता है कि कितना बनाया जाए और फिर कैसे बनाया जाए। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिलता है, ठीक है। सर नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ on a particular commodity, determination of currency exchange rates of any two countries, gains from international trade to a particular country। तो कहने का मीनिंग है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ हेल्प करता है, फॉरेन ट्रेड में भी करता है। किसी इंडिविजुअल कमोडिटी के ऊपर क्या टैक्सेस लगने चाहिए, जैसे अगर हम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं या अपने देश से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या टैक्सेस डिसाइड होने चाहिए, ये माइक्रो लेवल पे किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स, यस, जैसे डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, यूरो कम ज़्यादा होते हैं, तो उसकी तुलना में रुपी का वैल्यू क्या होगा या कैसे होगा, ये माइक्रो लेवल पे डिसाइड किया जाता है या डिसाइड होता है, ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। यस, जब हम एक एक करके इंडिविजुअल लेवल पर सबकी स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हर चीज़ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, या हर एक चीज़ जैसे कि डिमांड मार्केट पे क्या असर डालती है, सप्लाई मार्केट पे क्या असर डालती है, इन्फ्लेशन मार्केट पे क्या असर डालती है, ठीक है, इनकम, किसी इंडिविजुअल की इनकम मार्केट पे क्या असर डालती है, इकोनॉमी पे क्या असर डालती है, तो हम यहाँ पे समझते हैं और उसी को समझ के हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स तैयार करते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स का मतलब है हम एक थियरीज तैयार करते हैं, हम एक पैरामीटर तैयार करते हैं। इट हैज़ टू बी अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. तो हम बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं। मॉडल का मतलब जैसे टैक्स पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं कैसे होनी चाहिए, राइट, और हर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता है, वही इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है। बिजनेस डिसीजंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी आर हेल्पफुल इन बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
These distances are related to determination of cost of production. Yes, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, राइट, और फॉर whom टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अगर हम बिजनेस लेवल बात करें तो बिजनेस लेवल माइक्रो की स्टडी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, कॉस्ट तो डिसाइड हो गया, क्रॉस के बाद हम प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई प्राइस क्या रखा जाए। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, और अपने आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी हम माइक्रो की हेल्प ले सकते हैं। यूजफुल टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को कैसे हेल्पफुल है, इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन पॉलिसी। यस, देखो यहाँ पे लिखा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि माइक्रो स्टडी करके गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन पॉलिसी बनाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाएगी। यानी कि जैसे कि होता है ना कि संस्थाओं के लिए क्या किया जाए, स्कूल कितने बनाए जाए, राइट, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा किया जाए, कैसे खर्चा किया जाए, उसके नियम क्या होंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करके। और प्राइस पॉलिसी, जैसे आपने देखा होगा कि मिनिमम एमएसपी करके एक शब्द आता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। जैसे बहुत सारे किसानों के गेहूं और चावल या हम कहें कि अनाज जो है वो गवर्नमेंट खरीदती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी डिसाइड करती है कि हम आपका गेहूं और चावल इतने रुपए क्विंटल पे खरीदेंगे, ठीक है। सो दिस पॉलिसीज हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये गेहूं चावल दाल जो भी कुछ गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है एकदम पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करके या कम से कम प्राइस में, वो क्यों कर रही है, ताकि वो उन लोगों तक वो खाना पहुंचा पाए सस्ते में जिन लोगों को उस खाने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में या किसी कंट्री में या अपनी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो एक्चुअल प्राइस जो है मार्केट में चल रहा है गेहूँ चावल दाल का, इनका वो प्राइस सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सरकार क्या करती है, राशन कार्ड के थ्रू उनको वो राशन ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल कराती है या बहुत कम पैसे में। आज भी बहुत जगहों पर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देती है, सरकार देती है, इवन दाल भी देती है और शक्कर भी देती है, राइट। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, जबकि वो किसानों से जब खरीदती है तो ज़्यादा पैसा पे कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसा किसानों को देकर बाकियों को वो कम पैसों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिन लोगों तक वो रिसोर्स पहुंच नहीं पा रहा, जिन लोगों तक खाना पहुंच नहीं पा रहा, उन लोगों तक पहुंचाना है। क्यों, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सरकार का हमेशा से मुद्दा ये नहीं होता है कि कोई एक इंसान अमीर बन जाए, उनका मुद्दा ये होता है कि सब लोग सुखी कैसे रहे। सुखी कैसे होंगे, भरपेट खाना मिले सबको हर टाइम, 3 टाइम एटलीस्ट, राइट, रहने के लिए घर हो, एजुकेशन और हेल्थ अच्छी हो, ठीक है ना। इतनी चीज़ें सरकार हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करती है और उसके लिए जो ज़रूरी हो उस तरह की पॉलिसी बनाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके। तो बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी है क्या, इकोनॉमी के वेलफेयर में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या समझाता है कि कैसे हम अच्छी तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसे हम कितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, इच्छाओं को पूरी कैसे कर सकते हैं, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ में आता है, राइट। सो इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। सो दिस वाज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और यहाँ पे हम लेक्चर एंड करेंगे। तो हमने आज क्या क्या समझा, एक बार छोटा सा रिवीजन। हमने पहले मीनिंग समझी इसकी, इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि भाई मॉडर्न इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स को 2 तरीके से देखा जाता है, माइक्रो और मैक्रो। और ये थियरी किसने दी है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, रैग्नर फ्रिंच ने, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं 1933 में। उसके बाद हमने समझा मीनिंग क्या है, कहाँ किसकी, माइक्रो की। हमने माइक्रो समझा है, माइक्रो की मीनिंग। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, किसी भी चीज़ की स्मॉल स्टडी या उसके पार्ट की सबसे छोटे से पार्ट की स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे कि इकोनॉमिक लेवल की बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में जब स्टडी करेंगे तो माइक्रो स्टडी हो जाएगा।
फिर हमने एक डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन क्या था? मॉरिस बॉब का, जो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? इज अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कह देंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और हमने स्कोप पढ़ा, स्कोप यानी किन किन फैक्टर्स पे हमें खास बात करना है, या माइक्रो में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, जिसके लिए डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस जिम्मेदार होते हैं। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि रेंट क्या हो, वेजेस क्या हो, इंटरेस्ट क्या हो, प्रॉफिट क्या हो। और लास्ट में है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि समाज के आर्थिक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आर्थिक कल्याण के लिए हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद उसको अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। और हमें ट्राई करना है उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमने फीचर्स पढ़ा। फीचर्स में हमने समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल यूनिट स्टडी है। इसमें खासकर प्राइस थियरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है और साथ में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। हम जब भी स्टडी करेंगे माइक्रो में, हर पार्ट की स्टडी इंडिविजुअली करेंगे और इक्वली करेंगे, यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं, सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया जाएगा, यानी सारे पार्ट्स को अच्छे से स्टडी की जाएगी। बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, यहाँ पे एक एजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलता है, क्या? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी जब हम एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उसी पे ही होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। और माइक्रो में जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे स्लाइसिंग मेथड कहते हैं, यानी कि किसी एक चीज़ के कई टुकड़े करके फिर उसकी स्टडी करना, ठीक है। और अगला था यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़, हर एक फैक्टर उस पूरे इकोनॉमी में क्या रोल अदा कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी इनकम 5 लाख, तो मैं 5 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ नेशनल इनकम में, कोई ए टीचर है वो 4 लाख कर रहा है, बी टीचर है 10 लाख, तो हर एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ही मार्जिनलिज्म है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं माइक्रो में कि मार्केट किस तरह का है, कॉम्पिटिटिव है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है। लिमिटेड स्कोप, ये एक तरह का निगेटिविटी कह लो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक निगेटिविटी क्या है कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, ये इंडिविजुअल लेवल तक ही सीमित है। आप पढ़ा था ना, ओनली इंडिविजुअल। अगर पूरा एग्रीगेट टोटल की बात की जाए तो वहाँ पे माइक्रो फिट नहीं बैठता। तो इंपॉर्टेंस में क्या पढ़ा हमने, क्यों माइक्रो पढ़ना चाहिए, ताकि हम प्राइस अच्छे से डिसाइड कर पाएँ। फ्री मार्केट में क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किन लोगों के लिए बनाना है, ये वो डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है माइक्रो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज भी बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, लाइक टैरिफ्स क्या होने चाहिए, टैक्सेस क्या होने चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, राइट। इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, राइट। और अगला हमने समझा कि बिजनेस, अगर बिजनेस में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करें तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकते हैं कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया वो कैलकुलेट कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं और अपने आउटपुट और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल होता है माइक्रो स्टडी, और किस लेवल पे यूजफुल होता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाने के लिए, प्राइस डिसाइड करने के लिए, गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए। और लास्ट में था बेसिक ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो समाज के कल्याण के लिए जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करके समझ सकते हैं। और क्या समझ सकते हैं कि कैसे रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके या उसका बेस्ट एलोकेशन करके, यानी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, ऐसा बेहतर सिस्टम बनाकर हम कितना ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और यही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रो पढ़ेंगे और आज के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इनफ, ओके।